अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। और जनाब एक भरपूर वीकेंड मनाने की आप लोगों ने कोशिश भी कर रखी होगी, प्लान आउट भी कर लिया होगा। और मैं हमेशा की तरह आज भी ये कहूँगी कि जनाब अपना जो वीकेंड है ना उसको अच्छे अंदाज में गुजारा करें, अपने लिए वक्त निकाला करें, अपने बहन भाई दोस्त अहबाब वालिदैन को भी टाइम दिया करें, क्योंकि रिश्ते मज़बूत जितने भी हमारे ताल्लुकात होते हैं ना वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है एक हमारे ऊपर, और ज़िंदगी का वो सरमाया होते हैं जिससे बढ़कर और किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। करीबी और गहरे ताल्लुकात में खुलूस और मोहब्बत शामिल होता है जो एक दूसरे के करीब हमें खींच कर लेकर आता है। और ये रास्ते हमारी ज़िंदगी में जो एक अहम मकाम हासिल करते हैं, और इन रिश्तों की अहमियत से इनकार भी नहीं हम लोग कर सकते। और इन रिश्तों के बगैर ज़िंदगी ना वीरान होती है और बेरौनक सी हो जाती है। और आजकल के जो मुश्किल तरीन हालात चल रहे हैं दौर में हम सबको एक दूसरे की पहले से ज़्यादा ज़रूरत लाहक हो जाती है। लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में ना रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म होता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हो जाता है। मादियत परस्ती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके आगे हमारे जो रिश्ते हैं ना उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही, इम्पॉर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। और हमारे रिश्तों की जनाब ये तो एक है कि बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हम रिश्ते निभाने से ज़्यादा ना हम उसको आज़मा रहे होते हैं, और हर कोई एक दूसरे से शिकवा करता ही हमें नज़र आ रहा होता है। हम पुरानी बातों को और रंजिशों को दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो साल साल हमारे साथ चलते आते हैं, और उनका जो जहर होता है वो हमारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के रिश्तों को खोखला करके रख देता है। और हम सिर्फ इस बात पर उनसे राब्ता मुनक़ता कर देते हैं या कभी कभार ख़त्म कर देते हैं, अपने रिश्ते भी ख़त्म कर देते हैं कि अगर वो बात नहीं करना चाहता तो मैं क्यों बात करूं। और इसी अना की रंग में हमेशा ताल्लुक़ हार जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि अपनों को एक तो वक्त दिया जाए, और मेरे ख्याल से वीकेंड इस हिसाब से एक बेहतरीन मौका होता है हमारे पास कि हमने पूरा हफ्ता अपने ऊपर काम किया होता है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जॉब्स पर होते हैं, वो सारे सर अंजाम दे रहे होते हैं। हम अपनी ड्यूटी सिर्फ एक हफ्ते का दिन आता है और इतवार का दिन आता है, वीकेंड होता है जिस पर हमें छुट्टी होती है। हर कोई छुट्टी वाला दिन घर पर होता है, तो अपने आप को तो हमने टाइम देना ही है, लेकिन अपने रिश्तों को भी टाइम दें ताकि जो चाशनी है, जो मोहब्बत है, जो उल्फत है हमारे रिश्तों में वो बरकरार रह सके, ना कि वो ख़त्म होती जाए। क्योंकि जिस तरह का दौर अब आता जा रहा है, हमारी मईशत और जिस तरह कीमतें ऊपर जाती जा रही है, और हर कोई इस वक्त डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है कि आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो ख़र्चा है ना वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए आप अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना तो उसके साथ मुस्कुरा कर बात कर लें, उसको उसकी दादरसी कर लें, उसका गम बांट लें, ये भी बहुत होता है। रिश्तों में एक खुलूस नीयत अगर आपकी होगी ना तो आपके रिश्ते अच्छे तरीके से चल सकेंगे आपके ज़िंदगी में। तो ये आज वीकेंड है तो अच्छे तरीके से आप लोग भी मनाइएगा। और आज हमने बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। और जनाब हर तरफ ना तब्दीली की बातें ज़रूर की जाती हैं, बड़े बड़े मशवरे दिए जाते हैं, दूसरों की हज़ारों गलतियाँ निकाली जाती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ख़ुद को नहीं बदला जाता, अपने गिरेबान में नहीं झांका जाता, और हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। ताहम ख़ुद को बदलने और जनाब मुआशरे में अपनी सलाहियत के मुताबिक किरदार अदा करने के लिए आलमी सतह पर एक ख़ुसूसी दिन मुकर्रर किया गया है जिसको ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट का नाम दिया गया है। और पहला ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट डे था 28 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया में मुनक़्क़िद हुआ था, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। ताहम हर साल 28 जनवरी को ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट का दिन मनाया जाता है जिसमें नौजवानों में शऊर आगाही ये दी जाती है कि जनाब कि किस तरह आप एक मज़बूत और अच्छे मुआशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो वो एक बुलंद और बेहतर मुआशरे के लिए अपने लोगों की जहाँ तक हो सके जनाब मसीहाई करे। और ऐसे ही वकील हैं या आप सहाफ़ी हैं, इंजीनियर हैं, या किसी और शोबे से आपका
ताल्लुक़ है, तो आपने किस तरह मिल बैठकर अपनी कम्युनिटी की मदद करनी है और बेहतर मुआशरे के क़याम के लिए अपने इक़दामात जो हैं उनमें खातिर ख़्वाह जनाब बेहतरी लेकर आनी है। तो ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट से किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं, बेहतर मुआशरा कैसे बना सकते हैं, इसके इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे में मज़ीद कितने फ़वाइद हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महनाज हसन हैं, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी की, और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है अब्दुल्ला सुबील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब्दुल्ला, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर महनाज आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहबा आप ही की तरफ आना चाहूँगी। आज ग्लोबल कम्युनिटी इंगेजमेंट डे मनाया जा रहा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुआशरे को किस तरह मजबूत और बेहतर बनाना है, उसके लिए हमने क्या क्या काम करने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ही दिन पर हमें इन्हिसार करना चाहिए या बाकी दिनों में भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और इक़दामात उठाने चाहिए? देखिए, इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है। जी जी। और सोशल बीइंग जो है वो एक तन्हाई में या अकेले में सरवाइव नहीं करता। सोशल बीइंग जो है वो अपने जैसे इंसानों में रहता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ। तो अब उसको जो है जब दूसरों के साथ रहना है तो अपने रवैयों में दोनों तरफ से वो एक एलिमेंट पैदा करना है ताकि जिसमें लिव एंड लेट अदर्स लिव वाली फ़िलॉसफी हो कि सब मिलजुल कर रह सकें। हाँ। तो उसमें जितना भी बर्दाश्त का एलिमेंट है, जितना भी एक टॉलरेंस का है, पेशेंस का है, एक्सेप्टेंस का है, वो एक चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो इंसान अकेले तो रह नहीं सकता, जब इकट्ठे रहना है तो फिर मेरा ख़्याल है कि रहो और रहने दो की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। हाँ। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो इंसान जब पैदा होता है फ्रॉम द डे फर्स्ट तो वो डिपेंडेंट है, बच्चा डिपेंडेंट है अपने सिबलिंग्स पर, रिलेटिव्स पर, पेरेंट्स पर। और फिर उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो उसका जो पीयर ग्रुप है उस पर, नेबर्स हैं, फिर अगर कहीं पे काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलीग्स के साथ। तो ये सारी जो है वो डिपेंडेंसी है। इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इसके बगैर तो कोई लाइफ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि हम एक सोशल साइंसेस में बात करते होते हैं थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट की, कि नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी इंस्टिंक्ट है, जिबिल्लत है, नेचर है कि वट एवर दे डू फॉर अदर्स टू मेंटेन देयर इम्प्रेशंस। और सारी ज़िंदगी इंसान अपना इम्प्रेशन ही मैनेज करता रहता है। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सोशल साइंटिस्ट ने बात की है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हम जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी है, जिसको हम सेल्फ़ कहते हैं, कि जिसमें मी, माई, अस, आवर्स एंड वी की बात है, आई की बात है, जो इन सेल्फ़ है, वो भी बेसिकली दैट डज़ नॉट होली सोली बिलोंग टू दैट personality. Rather that is a social construct. Or normally we don't do whatever we want to do. We do whatever we are expected to do. So the eyes of the other people works like a glass mirror. We look into that glass mirror, and whatever the image we perceive, we want to mold our personality accordingly. तो दूसरों की जो आइज़ हैं वो हमारे लिए एक आईना है। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, आईने में ख़ुद को देखते हैं और आप तैयार होते हैं कि ये कलर आपको सूट कर रहा है, ये ड्रेस आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और उसके मुताबिक आप मॉडिफिकेशंस करते हैं, या ट्रेंड क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो दैट इज़ हाउ लाइफ मूव्स ऑन, दैट इज़ हाउ यू लिव इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है वो आपके लिए ग्रास मिरर है। और आप उसके मुताबिक जो है वो अपने रवैयों की मॉडिफिकेशंस करते हैं, ऑल्ट्रेशंस करते हैं, सीखते हैं। और ये सीखने का जो अमल है ये चलता रहता है सारी ज़िंदगी, आपको सीखना चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसके ऊपर बड़ा हम डिपेंड करते हैं, या उनको मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है कि हमारा फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरह हम उनको मीट कर सकते हैं अगर हमने अपने माशरे को बेहतर करना है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। इस पर मैं ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, वो 64% है। एग्जैक्टली। ठीक है,
तो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए उसकी जो बैकबोन होती है वो यूथ होती है। और जहाँ तक बात है कम्युनिटी बिल्डिंग की और किस तरीके से हमारी यूथ इसमें रोल प्ले कर सकती है, वो बड़ा बेसिक, असल में ना हमारी यूथ के अंदर ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बनिस्बत आम लोगों के कुछ ज़्यादा है। अच्छा। मसला कहाँ पे आता है, डायरेक्शन में आता है। आई बिलीव कि उनको डायरेक्शन नहीं दी जा रही होती कि उन्होंने करना क्या है, कैसे करना है। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में रोल प्ले कर रहा है टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स सर्विंग पीपल। कोई भी मसला हो जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, आपने देखा कोविड में मैं कोविड की बात अगर स्टार्ट करूं तो शदीद लॉकडाउन था, ठीक है। तो हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस एहलकार हैं, सब इनको बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ कर रहे थे कि ये इस मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारी यूथ ने भी प्ले किया था एज अ सोशल वर्कर, ठीक है। हमारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। उस पीक लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जिसको जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड की जा रही है। तो आई बिलीव कि जो कम्युनिटी है ना, हर बंदा इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कि उसको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके जाएं। देखें, हेल्थ पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, किसी भी टॉपिक को ले लें, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अगर हम उसको एक पैनल पे ले आएँ और उसको मैस लेवल पे कर दें, जिनका मकसद है जो एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, उन सबको एक साइड पे पूरी एक डोमेन बना दी जाए, और वो जब मैस लेवल पे चेंजेस आएंगी ना, तो कम्युनिटी जो ऑटोमेटिकली एक चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से हेल्थ की भी बात कर लें, आप किसी भी बात, अब गालिबन 2018 में जब बड़ा ये केस हुआ था ज़ैनब का, जो कसूर वाक़या हुआ था, एक बहुत अलमिया था हमारी कौम के लिए। तो उससे पहले ना चाइल्ड अब्यूज़ को बड़ा ना टैबू टॉपिक समझा जाता था, कोई बात नहीं करता था चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, ठीक है। मोलेस्टिंग के बारे में बात नहीं करता था, इवन पेरेंट्स कहते थे खामोश हो जाओ, इस बारे में बात नहीं करनी। तो उसके बाद से जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट हुई कि हमारे बच्चे अगर कोई किसी को मसला हो रहा है तो आके आवाज़ उठानी है, तब जाके इस टैबू टॉपिक से हमें निकाला गया, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू हुए। अभी कहीं पे कोई मसला होता है तो सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं, पहले नहीं होते थे, पहले खामोश करा दिया जाता था। तो आई बिलीव कि पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कम्युनिटी को लेके, ठीक है। वो किस तरीके से बेहतर रोल है कि जब बच्चे होते हैं, वो तो छोटे, उनको ना समझ है, उनको पता ही नहीं है कि काला क्या है, गोरा क्या है, कूड़े वाला क्या है, गलत सही का नहीं पता, सही गलत का नहीं। हमारे पेरेंट्स ने पेरेंटिंग में वो रोल प्ले करना है, बच्चों को उस तरीके से बताना है, ठीक है। तो जब बच्चों को इस तरीके से बताया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारी एज अ सोसाइटी और जो हमारी यूथ है, हमारी आगे जनरेशन है, वो बेहतर होती जाएगी और हमारी कम्युनिटी अच्छी होती जाएगी। अच्छा, जिस तरह अब्दुल्ला ने बात की, डॉक्टर महनाज, कि जब कोई आफत आती है हमारे ऊपर, कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी हम एज अ कम्युनिटी होकर, होल कम्युनिटी, होल नेशन होकर बात करते हैं या एक दूसरे की मदद करना शुरू करते हैं। वैसे अगर देखा जाए, कोविड में हम लोगों ने आप एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया, फिर सैलाब भी आया, उसमें भी हमने उसको मिलकर उसको कोप अप किया। लेकिन जब वैसे हम लोग होते हैं तो हम लोगों की रंजिशें नहीं ख़त्म होती, प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होती, जेलसी नहीं ख़त्म होती, तो ये जब आफत आती है तभी हम क्यों एक साथ मिल जाते हैं? देखें, एक्चुअली बात यह है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं पैदा होता, आसमान से बुरा तो नहीं उतरता। हदीस के अल्फाज हैं कि हर इंसान फितरत सलीम पर पैदा हुआ है। दैट इज़ ट्रू, वन पर्सपेक्टिव। अब मसला सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल्स का तो है, हम कहते हैं कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाओ, दैट इज़ ट्रू। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, और बात इसको इतनी सतही लेवल पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो हैं, इंडिविजुअल एटीट्यूड्स जो हैं, वो गवर्न किए जाते हैं और पूरा एक सिस्टम होता है। क्या वजह है कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम्स हैं, वहाँ पे गवर्नेंस है। अगर आप पीस की बात करते हैं
पीस सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में नहीं होता. सॉरी टू से, बीइंग द सोशल साइंटिस्ट, हम सोशल डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि हम बड़ी क्रूअल सर्जरी करते हैं बिकॉज बीइंग द रिसर्चर. तो उसमें हमें ये मान लेना चाहिए कि इवन बहुत सारी एमरजेंसी सिचुएशंस में भी हमारे जो सामान आता है अर्थक्वेक में या हमारे फ्लड के लिए भी, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जहां तक जाना चाहिए. तो इंडिविजुअल्स के जो बिहेवियर्स हैं, यूथ का जो बिहेवियर है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम नौजवानों के मसाइल पे बात करते हैं. हालांकि नौजवान तो वसाइल हैं, यू नो. और जैसे इन्होंने कहा कि 64% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कंप्राइज्ड ऑफ यूथ. तो उस यूथ के लिए आपने क्या सोचा है? आपके लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है? यानी आप जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो वो वहाँ का वाइस चांसलर जब ये कह रहा होता है या वहाँ का गवर्नर ऑफ द स्टेट आता है और वो ये कहता है कि गवर्नर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट के यंग पीपल वी हैव द जॉब्स आउटसाइड व्हेन यू विल लीव दिस यूनिवर्सिटी. हमारी यूथ तो उस तरह के किसी प्रोग्राम में है ही नहीं. हु इज़ थिंकिंग अबाउट दैट यूथ? कौन सोच रहा है जो नौजवानों का? तो रवैये जो हैं वो गुड गवर्नेंस से बनते हैं. अगर आप ये सोचें ना कि पीस कोई एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, पीस किसी हवा में एग्जिस्ट करता है और हम सिर्फ मोरालिटी से और हम सिर्फ लेक्चर से पीस ले आएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आई टेल यू, बात ये है कि हमें अब रियलिस्टिक होना चाहिए. पानी सर से गुज़र चुका है. हम जिस जगह पे खड़े हैं दुनिया हमें देख रही है, हम खुद एक दूसरे को देख रहे हैं. डैमेज्ड इस वक्त हमारा सोशल फैब्रिक है, डिस्टॉर्टेड है, हमारे रवैये बिहेवियर पैटर्न्स हमारे टोटल डिस्टॉर्टेड हैं. इसको कैसे ठीक करना है, कहाँ से शुरू करना है? तो पीस के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए. जब सिस्टम के अंदर आप देखें कहाँ पे आपकी यूथ के रवैये या ओवरऑल आपका सोशल फैब्रिक डिस्टॉर्ट होता है, जब डेप्रिवेशंस होती हैं, जब लोगों के पार्ट पर महरूमियाँ होती हैं, फेलियर्स होते हैं, तो पीपल रिएक्ट, यू नो. तो आपको या नंबर 2 कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, ठीक है. तो आपको ये 2 पैरामीटर्स करने पड़ेंगे कि आप इनजस्टिस को ख़त्म करें, आप सिस्टम्स डेवलप करें जिसमें हर पर्सन जो है वो अकाउंटेबल हो, हर इंडिविजुअल अकाउंटेबल हो, और सिस्टम्स ऐसे हों कि जिसमें बग़ैर किसी फेवर के, बग़ैर किसी टेलीफोन कॉल के, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी रिश्वत के आपको इंसाफ मिल रहा हो. देखिए सेहतमंद माशरे की डेफिनेशन क्या है कि वेयर एवरी इंडिविजुअल इज़ गिवन द राइट टू यूज़ देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल इन द हेल्दी एनवायरनमेंट. तो क्या आपने उनको वो एनवायरनमेंट दिया है सही कि जिसमें वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकें? और नंबर 2, हाँ, अगर आपके इनफरादी रवैये ख़राब हैं तो फिर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई रूल, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि जिसमें समबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल और उसको पनिशमेंट दी जाए. जब ये देखा जाता है कि इसने गलत किया है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, दूसरे उसी तरह करना शुरू कर देते हैं कि इट्स ओके, नाउ वी कैन डू एज वेल. हमें क्या ज़रूरत है कि हम सिस्टम अडॉप्ट करें, हम क्यू में खड़े हों, हम लाइन में खड़े हों, या हम वेट करें और अपना काम अपने वक्त पर कराएं. बाहर जाके हम 3-3 घंटे लाइन में खड़े होते हैं अपना काम कराने हम के लिए. इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने मैनर वाले होते हैं कि पता नहीं हम कहाँ से आए. यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम दूसरों को गिरा के आगे पहुँचना चाहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते हैं, सीनियर को सीनियर नहीं समझते हैं. द रीज़न इज़ दिस कि हमें आदत पड़ गई है कि हम शोर मचा के, हम एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके, तो हम अपने बेनिफिट्स, इंडिविजुअल बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव बेनिफिट्स, इससे बड़ा मैं समझती हूँ कि डिज़ास्टर क्या होगा कि हम इनफरादी मुफादात के लिए इज्तमाई मुफादात को पस पुश डाल करके तो हम वो हासिल करना चाहते हैं और कोई पूछने वाला
नहीं है, हमें तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी accountability नहीं चाहिए। है ना, एग्जैक्टली कोई सिस्टम नहीं है, कोई काउंट करने वाला, आपको पूछने वाला, एहतसाब करने वाला नहीं है। तो अब्दुल्ला, आप बताइए, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी बहुत सारे काम आप साथ साथ कर रहे होंगे, आपके साथ और भी बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो वॉलंटियरली काम करते होंगे, तो किस तरह फिर आप लोग मैनेज करते हो, क्या क्या चीज़ें हैं ख़ास करके हमारी जो कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग कर रहे हो? देखें, सबसे पहले तो एक नज़रिया है देखने का, चीज़ों को अप्रोच करने का। आई बिलीव के ग्लासेस, हर किसी ने ना एक एक ग्लासेस पहनी हुई है। अगर मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ कि सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है और मैं रोज़ देख के बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे देखो गंद फैलाया हुआ है, इन लोगों ने गंद फैलाया हुआ है, इन लोगों ने फैलाया हुआ है। मेरा नज़रिया है कि मैं लोगों को बोल के शोर मचा के करके चला जाऊँगा, लेकिन वो हल नहीं निकल रहा। ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि सिर्फ मैंने क्या किया है, मैं जाते हुए मैं उस कूड़े को उठाने लग गया हूँ, तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमारा मोहल्ला है, ये दूसरा बंदा आके हमारा गंद साफ़ कर रहा है, तो हम साथ में मिलके साफ़ करते हैं। तो आई थिंक हमें जो सबसे पहले ना अपना माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है। ब्लेमिंग माइंडसेट से हमें एक्सेप्टिंग माइंडसेट, यस, एक्सेप्टिंग माइंडसेट कि हमने ये चीज़ करनी है जी, ये हमारे से ही ख़राब हुई है, हमने ही ठीक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब वो यूथ को किस तरीके से किया जाएगा, वो इस तरीके से किया जाएगा कि सबसे पहले उनको ये चीज़ जाहिर करवानी है, ये चीज़ बतानी है कि यार नज़रिया चेंज करो। ठीक है। वो बड़ी एक मशहूर सी एक बात है कि यहाँ पे ऐसे करके 6 लिखा हुआ है, तो दूसरे बंदे को वो 9 नज़र आ रहा है, मुझे 6 आ रहा है, तो उसकी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस है, आई बिलीव कि सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस पे काम करना है, टॉलरेंस पे काम करना है। और बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम टोटली चेंज होते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं हम टोटली चेंज होते हैं। मैं यूएई शिफ्ट हो गया हूँ कुछ अर्सा पहले, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया। अच्छा। तो वही लोग थे मेरे साथ फ्लाइट में, वो जब ऑन बोर्ड हो रहे थे तो वो कह रहे थे एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ साइड दे दें, रास्ता दे दें, बैठना है, बड़े सोफिस्टिकेटेड हो के। और मैं बड़ा खुश था कि यार चलो अच्छे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ही अभी जहाज़ लैंड हुआ है, ठीक है, दे वर लाइक ओ भाई साइड पे हट, मुझे रास्ता दे, ये मेरा बैग है, ये मेरी चीज़ है। लिटरली अभी जहाज़ जो है वो हैंगर पे नहीं लगा, अभी ब्रेक्स भी नहीं लगी जहाज़ की, सिर्फ उसने ग्राउंड को टच किया। ये वही लोग हैं, तो पाकिस्तानी अंदर से आ गए कि यहाँ पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात है, इसमें आई बिलीव कि गवर्नमेंट का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रॉन्ग लेके। इसकी एग्जांपल ऐसे ही कि हम लाहौर में कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हम जैसे मर्जी ड्राइव कर रहे हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी, हम मोटरवे पे चले जाए, हमें सीट बेल्ट भी पहनी, हमें पता 120 से ऊपर क्रॉस नहीं करना। सिर्फ ये लाहौर, ये पाकिस्तान की ही एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो, साथ में यूथ भी हो। अब आपने जो सवाल किया था कि यूथ किस तरीके से काम करती है, हमारे साथ जो है स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेजेस के भी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जस्ट अ कॉल अवे हैं। अब कहीं पे भी कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है या कोई भी मसला दरपेश आता है, तो हर स्पेसिफिक शहर के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सिर्फ एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, जो भी वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और जितना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं करते हैं। ठीक है। इस तरीके से इवन ब्लड अगर किसी को चाहिए तो वो रब्ता करते हैं। जैसे ही उस सर्कल में कोई ना कोई होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ओ नेगेटिव जैसे बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव बहुत है रेयर, तो हम लोग इन ब्लड ग्रुप्स को ऑलरेडी जो है ना ज़्यादा हम लोग ना उन लोगों को ना नज़र में रखते हैं कि यार ये वाला, मैं जिससे भी मिल रहा होता हूँ ना, मैं पहले पूछता हूँ भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से। जिन भी नए लोगों से पूछ, यार जनी तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें ये माइंड में रखना होता है। अब ये एज अ सोसाइटी, एज अ यूथ हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। हमने पे करना है। हमने पाकिस्तान आई बिलीव के जो अभी पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है ना, जो भी अभी मतलब मसाइल चल रहे हैं, आज से जो 25 साल पहले जो हमारी यूथ थी ना, उन्होंने जो फैसले किए थे, आज पाकिस्तान उस मुकाम पे खड़ा है। अभी दिस इज द टाइम कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं,
हम लोग जो फैसले करेंगे वो 25 से 30 साल बाद पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा होगा। एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है ना कि आप लोग अपना एक स्कूल ऑफ थॉट खुद से बिल्डअप कर रहे हो कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी नौजवान रखते हैं या और भी हमारी सोसाइटी के और भी लोग रखते हैं कि जनाब हम लोग कौम या हम लोग नेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ हजूम है, हमारे लिए अगर कुछ नहीं हो रहा तो हमने भी गिव बैक नहीं करना है, हमने भी कुछ नहीं करना है। तो इस स्कूल ऑफ थॉट को किस तरह डॉक्टर महनाज चेंज किया जा सकता है? देखें, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बुर किया तूने ए नौजवान मुस्लिम, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तो वो जो एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन होती है जिसमें आप एक मंजिल की तरफ चलते हैं और कारवां से कारवां बनता चला जाता है। हम वो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन तय नहीं कर सके, हम वो कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन नहीं कर सके। तो आप अगर किसी एक जगह चले जाएं जहाँ पे 20 से 25 कौमें आबाद होती हैं, इकट्ठे लोग रह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिनांग एक सिटी है, मलेशियन स्टेट है, उसमें कोई 20 नेशंस के लोग रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर स्टडी का, तो मैं ये देखती थी कि सब एक नेशन की तरह बिहेव करते हैं। उनके कल्चरल डेज़ आ रहे हैं, उनके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके नेशनल डेज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्यों एज अ नेशन बिहेव नहीं करते। उसकी वजह यह है कि आज तक हम अपनी एक लाइन ऑफ डायरेक्शन तय नहीं कर सके, हम अपनी एक मंजिल, एक समत का तयन नहीं कर सके कि ये है और हमें सबको मिल कर के जाना है। और हमारी बेहिसी का ये आलम है कि जब तक वो अजियत, वो आग हमारे घर में नहीं लगती, हमारी अपनी खिड़की का शीशा नहीं टूटता, हम समझते हैं चैन है, अमन है। हम भूल जाते हैं कि ये आग जो है वो चलते चलते हमारे घर पर भी पहुंचेगी। तो बात यह है कि ये असल चीज़ ये है कि हम वो जो रवैये पनप रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो रवैये हम सबको एक दिन फेस करने हैं। तो नेशन बनती है जब आपके ऑब्जेक्टिव्स एक हों, आपकी आइडियोलॉजी एक हो, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो एक हों, तो आपके वो आप नेशन बनते हैं। देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास, हम रिच किस में थे? हम वैल्यूज़ में रिच थे, मोरालिटी में रिच थे, तो हम रिच थे, लेकिन जब से हमारा मॉरल फैब्रिक जो है वो ख़त्म हो गया है, हमने अपनी चीज़ें छोड़ के उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया, उन एजेंडास को अडॉप्ट किया जो हमारी लैंड से, हमारे कल्चर से, हमारे माइंडसेट से, हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, हमारे रहन सहन से बिलोंग नहीं करते। तो वो उसकी वजह से हम अपनी सिमत भूल गए हैं। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। फिर आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आप कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे जब आप अपनी चाल ही भूल जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कोई लेके मुझको साथ चले, और पूछ के आंसू आंखों से वो धीरे से ये बात कहे, यूं तन्हा तन्हा चलना ठीक नहीं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और जनाब, आजकल ना तो डॉलर पकड़ा ही नहीं जा रहा, डॉलर के पीछे भागते भागते हमारा जो रुपया है वो हल्कान हो चुका है। और गुज़श्ता 2 रोज़ में 32 रुपये इजाफे के बाद इंटर बैंक में डॉलर 262 रुपये का हो गया, और जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 267 रुपये 65 पैसे तक जा पहुँचा और मज़ीद भी इजाफा जारी है। और डॉलर की कीमत में इजाफे से एक जानिब महंगाई का तूफान बरपा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के कर्ज़ों में 3800 रुपये जो अरब हैं उसका मज़ीद इजाफा हो चुका है। और अगर देखा जाए, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की कई वजूहात हमारे सामने आती है, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाली रसद और तलब में फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान के माजी को अगर देखा जाए तो डॉलर की कीमत बढ़ने की अक्सर वजूहात में सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे अहम वजह मालूम होती है। और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत मईशत
इक़्तिसादियात का अगर तारीख़ी जायज़ा लिया जाए कि कब कब और कितना कितना डॉलर महंगा हुआ है, तो जनाब वो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि साल 1948 से लेकर 1954 तक अमरीकी डॉलर की कीमत तकरीबन 3 रुपये 31 पैसे रही थी, और 1955 में डॉलर की कीमत में कदरे इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत तकरीबन 3 रुपये 92 पैसे हो गई, और 1956 में डॉलर 4 रुपये 77 पैसे का हुआ, और डॉलर की ये कीमत भी तवील अरसे तक मुस्तहकम रही। और 1970 से 71 तक पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत थी वो 5 रुपये से मामूली ज़्यादा रही, और 1972 में डॉलर की कीमत में तकरीबन 74% इजाफा हुआ और $1 8 रुपये 68 पैसे का हो गया, और 1973 में डॉलर की कीमत तकरीबन 10 रुपये हो गई थी, और उसके बाद डॉलर की जो ये कीमत थी वो भी तकरीबन 9 साल तक बताई जाती है, यानी कि 1981 तक मुस्तहकम रही, और साल 1988 में अमरीकी डॉलर 18 रुपये का हो चुका था। 1988 से लेकर 1999 तक बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के 10 साला दौरे हुकूमत में डॉलर 18 रुपये से बढ़कर 51.4 रुपये का हो गया था, और उसके बाद मुशर्रफ दौर के इख्तिताम पर देखा जाए तो डॉलर 60 रुपये 43 पैसे का था, जो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिताम तक तकरीबन 79% इजाफे के साथ 108 रुपये का हो गया था। 2018 में नून लीग के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक डॉलर तकरीबन 116 रुपये तक जा पहुंचा था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और तकरीबन 40 महीनों के दौरे हुकूमत में तब डॉलर 189 तक पहुंचा था, और मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 2 माह के दौरान में और अब निगरान हुकूमत के चंद दिनों में डॉलर की कीमत हम सबके सामने ही है। सवाल ये पैदा होता है जनाब यहाँ पर कि हुकूमत तब्दीली के साथ डॉलर की तब्दीली क्यों होती है, डॉलर को कैसे लगाम डाली जा सकती है, डॉलर की कीमत में इजाफा पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना ख़तरनाक है, और डॉलर इकॉनमी कैसे मुतासर करता है। इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे और भी सवालात हैं जिनके जवाबात हमने जानने हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़शान खलील साहब हैं, साबिक नाइब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और सेक्रेटरी जनरल हैं अंजुमन ताजरान के, और डॉलर इकॉनमी को बहुत अच्छे से जनाब समझते हैं। ज़शान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ज़शान साहब, डॉलर 1-2 रोज़ में इतना महंगा हो चुका है, आगे आने वाले दिनों में आपका क्या एनालिसिस कहते हैं, मज़ीद महंगा होने जा रहा है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आपने तकरीबन पाकिस्तान की 76 साल की जो एक हिस्ट्री है वो सारी बयान कर दी कि 3 रुपये से लेके 262 रुपये तक डॉलर गया। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रेट पे इसने जंप किया, मगर वो 40 महीने जो थे उसमें तकरीबन ये 90% ऊपर गया। हाँ जी। आपको पता है जब लावा फटता है वो एक दिन में नहीं फटता, वो काफ़ी अरसे से कुरोद रहा होता है, अंदर उसमें पैदा हो रही होती है हरारत, उसके बाद जाके निकलता है। सवाल तो ये पैदा होता है कि हमें यहाँ तक इस नर्ज पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। नर्ज पे आने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई कि हमारी पॉलिसी वीएन नहीं है। ऑल्दो ये जो हुकूमत इस वक्त भी है या इससे पहले भी है, ये मंजे हुए सियासतदान है, और एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी में आए हैं चेहरे वही रहे, पार्टियां चेंज होती रही, मगर पॉलिसी और विजन आज तक नहीं हमें मिल सकी। अभी 3 रोज़ पहले 231 रुपए का डॉलर था जो कि एकदम जंप करके 253 पे गया, और कल जो क्लोजिंग हुई है 262 रुपए पे हुई है। दैट मीन्स 32 रुपए का डॉलर का फ़र्क आया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15% के करीब चला जाता है ये। ओके। अब देखने वाली बात है क्या है कि हम यहाँ रुक जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। मैं अपनी राय के मुताबिक आपसे बात करूंगा, इसलिए कि जो ये हाइप आई है ये बेसिकली आई डी कैप करने की वजह से। ओके। जो गवर्नमेंट ने डी कैप किया इसको, उसकी वजह से ये हालात सारे पैदा हुए हैं इसमें। और ये भी क्यों किया, ये इसलिए किया कि इनके ऊपर प्रेशर था IMF का, जी अगर आपको लोन चाहिए और अपने रिजर्व्स आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको उसको डी कैप करना पड़ेगा। बात यह है जी कि इतने अरसे से आप जो तंग हो रहे थे, मसले मसाइल में थे, आपने कोई और पॉलिसी क्यों नहीं डिफाइन की। सारी चीज़ें पॉलिसी के ऊपर होती हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉलिसी डिफाइन ही नहीं हो पाती कि हम लोग उसको लेके आगे चले। मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो कोई पॉलिसी बनाती ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं देती है इसके ऊपर कि हमने कोई एक पॉलिसी डिफाइन करनी है कि किस तरह हमने मईशत को चलाना है। नहीं, ये बात नहीं है। सबके पास माहिर माशियात होते हैं, और अदरवाइज भी जो कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स इनके साथ चलते हैं सारे काबिल होते हैं, इनको सबको एडवाइजेस दी जाती हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, मगर कई दफ़ा कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, राह में आ जाती हैं कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। अब इसमें चीज़ ये आ जाती है कि आपने सिर्फ मईशत देखनी है कि और बहुत चीज़ें देखनी है। तो
प्रायोरिटी आपकी चेंज हो जाती है वहां पर आके। इस वक्त भी जो सिचुएशन चल रही है वो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी चेंज हो गई है कि ठीक है जी, मैशियत को तो हम आहिस्ता आहिस्ता 2-4 महीनों में कुछ बेहतरी की तरफ ले आएंगे, मगर इस वक्त बाकी चीजें हम अपनी संभाल लें। लेकिन बेहतरी की तरफ तो हम जा नहीं रहे, हम लोग तो सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा जो हाल है वो बुरे से बुरा होता जा रहा है। आप महंगाई देख लें, अब डॉलर की जिस तरह कीमत बढ़ी है, ओवरऑल महंगाई भी इससे लिंक करती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आमदन है नहीं, लोगों के पैसे लोगों के पास है नहीं, और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। देखें जी, अभी तो जो 32 रुपए डॉलर ऊपर गया, मेरे नज़रिए के मुताबिक अभी ये मजीद 5-6 रुपए ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है जी कि 270 पे जाके दोबारा ये रुकेगा। आपका इंटरबैंक भी और आपका जो ओपन मार्केट का डॉलर भी है, ये तो बेसिकली वो रेट है जो गवर्नमेंट इसको एंटरटेन कर लेगी। मगर इसके अलावा तीसरा रेट एक और होता है जो कि ब्लैक मार्केट का रेट होता है, जिसमें लोग ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। हाँ। अब इस वक्त पैनिक क्रिएट हो चुका है कि जी कल को पता नहीं क्या होना है, पाकिस्तानी रुपए की क्या कदर होनी है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, कोई गोल्ड उठा लेगा। आप गोल्ड को देख लें, 2,04,000 रुपए पे चला गया है। तो जिस बंदे के पास 1 तोला सोना है वो भी आज लखपति है। जबकि एक जमाना था लखपति सोचते थे कि कैसे होंगे हम लोग। तो इसलिए लोगों के लिए इन चीजों की जो वर्थ है वो खत्म हो चुकी है। जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो चीजें हैं, लोगों की लाइफ में इन चीजों की वैल्यू नहीं है। लोगों के लिए इस वक्त जो वैल्यू है जिंदगी में वो है 2 वक्त की रोटी। डॉलर महंगा होने से रोटी महंगी होगी। बिल्कुल ऐसे आज आप मार्केट में चले जाएं, आलू खरीदें, एक एग्जांपल देता हूं मैं। बंदे अगर 10 रुपए कल था, आज 12 रुपए वो आपसे मांगेगा। आप पूछेंगे भाई 20% क्यों इंक्रीज हो, वो कहेगा जी डॉलर महंगा हो गया। जबकि आलू के लिए खाद आपको चाहिए, वो इंपोर्ट होनी है जी, डॉलर्स में पेमेंट होनी है। बिजली आपको चाहिए ट्यूबवेल चलाने के लिए, वो आपने ऑयल की पेमेंट जो करनी है वो आपकी डॉलर्स के अंदर होनी है। प्लस ट्रांसपोर्ट जो चीज़ों ने करना है वो भी आपकी सारी इसमें डायरेक्टली, आपकी हर चीज़ जिंदगी आपकी टोटल आपकी इसके ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। अब O लेवल्स हैं, A लेवल्स हैं, बच्चों ने अपने एजुकेशन के पैसे देने होते हैं, वो जब आप उसकी पेमेंट करते हैं डेफिनेटली वो भी इन्फ्लुएंस होती है। हमारी 65% यूथ है इस तरह एस्टिमेटेड जी। बिल्कुल। उस यूथ के लिए क्या हो रहा है? हमने तो कुछ जिंदगी का हिस्सा गुजार लिया और कमोबेश पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर आने वाले के लिए हमने क्या किया? हम उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करके जा रहे हैं। लेकिन सर ज़ीशान साहब, हमने देखा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिए, कुछ सोच नहीं रहे, आवाम के लिए कुछ सोच नहीं रहे, रिलीफ नहीं पहुंचाया जा रहा। उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर नई हुकूमत आई, PDM आई, नून लीग आए। उन्होंने कहा कि हम आके मईशत को संभाला देंगे, हम डॉलर की कीमत को नीचे लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही वो आए हैं तो डॉलर की कीमत नीचे नहीं आई, ऊपर ही गई है, महंगाई ऊपर ही गई है। फिर इसहाक डार साहब का सुना कि वो वापस आएंगे लंदन से तो डॉलर मजीद नीचे जाएगा, डॉलर के जो पर हैं वो काटे जाएंगे। लेकिन हमारे तो रुपया हल्कान हो गया, उसके पर काटे जा रहे, डॉलर तो वहीं का वहीं, और ऊपर उड़ान उसकी जो ऊंचाई की तरफ जाती जा रही है। तो क्या सिचुएशन आपको क्या लगती है, मतलब वो संभाल रहे हैं मईशत हमारी? देखें जी, मेरे राय के मुताबिक यही सबसे बड़ी गलती हुई थी कि जो एक स्लोगन चला गया था, डार आएगा डॉलर नीचे जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है। लोगों के जहन में हवा था जी, पहले भी आए थे तो वो नीचे ले गए थे, कर लिया, मैनेज कर लिया था, 180 या 190 के करीब आ गया था। ये जो बेसिकली एक इमेज क्रिएट हुआ था ना, वो हमें ले बैठा इस वक्त। अच्छा। लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए अपना पहले डॉलर फेंका मार्केट में। हमारे डॉलर की जो सप्लाई है ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, रेट कम आ गया। मगर हुआ ये है जी कि तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने हो गए हैं जो हमारे कंटेनर्स लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर। तकरीबन 6-7 हज़ार कंटेनर हैं जो कि फंसे हुए हैं। लोगों को डिमांड बन गई दोबारा। जब डिमांड बनी तो वो भूख क्रिएट हो गई। भूख क्रिएट हुई, लोगों ने डॉलर उठाना शुरू कर दिया। बैंकों के पास डॉलर नहीं था, अदर मीन्स से लोगों ने पेमेंट्स भेज के अपने माल क्लियर करवाने थे। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके 1-1, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए डेली मार्केट में ऊपर जाता रहा। मगर जब इनके साथ IMF के एग्रीमेंट से जो कि फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे थे, इनको एक आया कि जी आप अपना डीकैप कर दें इसको और फ्री फ्लो पे ले जाने दें, डिमांड और सप्लाई के मुताबिक डॉलर को चलने दें। आप देखिए क्या इतनी डिमांड एकदम आ गई कि 9.61% एक दिन में जंप कर गया डॉलर। ऐसी तो कोई डिमांड नहीं है, जबकि 9.36 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास रिजर्व में है। ये मेरा ख्याल है आपकी टोटल डिमांड का जो इंपोर्ट की है 9% है। अच्छा। 80 अरब प्लस माइनस सही आपकी साल की इंपोर्ट होती है। तो 9 अरब हो तो 9% बन जाता सारा तकरीबन ये जी। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास तकरीबन 1 महीने के रिजर्व्स हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट महंगी होने की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी होगी। वो इसकी रीजन ये होगी कि जितनी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो सारी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है।
आपको गैस चाहिए तो भी जाहिर बात है, आपने बाइक एलएनजी चाहिए, लेनी है, हाँ, आरएलएनजी लेनी है, हाँ, इंपोर्ट करनी है आपने, हाँ। आपकी मशीनरी है, आपका रॉ मटेरियल है, आपके टूल्स हैं, रिप्लेसमेंट है, हर चीज़ आपकी है। फिर उसके बाद जब आपका कंटेनर तैयार हो जाता है, आपने कंटेनर भेजना है, कंटेनर का फ्रेट भी आपने डॉलर्स में पे करना है। बजाय इसके कि डॉलर महंगा होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होती, ये उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया है, आपकी एक्सपोर्ट महंगी पड़ गई आपको। पाकिस्तान में आज तक 2 जंगें हुई हैं और एक कोविड, 3 सेशंस हुए हैं पाकिस्तान में ऐसे जिसमें ऐसे हालात होने चाहिए थे, खुदा न खास्ता, नहीं मगर हुए। नहीं हुए। हाँ, exactly। कोविड तो मैं कहता हूं जी, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान के पूरा हमारा रीजन बंद था और पाकिस्तान खुला था और बेतहाशा एक्सपोर्ट यहाँ से हुई और हालात बेहतर हुए। अब उस जमाने में क्या हुआ, इतनी एक्सपोर्ट जीएसपी प्लस की वजह से हमारी हो गई, लोगों ने एक्सपेंशन शुरू कर दी। अगर 3 साल पहले हमारी इंपोर्ट थी 20 अरब डॉलर की, वो 35 पे चली गई, सिर्फ एक्सपेंशन के चक्कर में कि जी हमारा बहुत ज्यादा बिजनेस आ गया है, सब कुछ हो गया, लेट्स एक्सपैंड द बिजनेस। मगर चीजें चेंज हो गई हैं एकदम। पॉलिसी जौन सी है हमारी इस तरह की इन्होंने बनाई कि लिमिटेड टाइम की थी, मतलब आज के लिए सोचो, कभी भी पॉलिसी आज के लिए नहीं होती है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 3 साल, 5 साल के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि मैक्रो लेवल के ऊपर काम किया जाए। माइक्रो लेवल पे काम करना नेशनल गवर्नमेंट का काम नहीं होता, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, वो तो आज सोच लेंगे हमने कैसे चलाना है, कैसे करना है, मगर जो नेशनल लेवल का काम है वो हम चला ही नहीं सके। पाकिस्तान को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाया गया यहाँ पर, वो चीज़ तो सही नहीं है ना, उस वजह से सारे मामला खराब हो गए हैं। लेकिन जिस तरह कंटेनर्स की हमने बात की कि 8000 से तकरीबन इतने कंटेनर्स फंसे हुए हैं हमारे पोर्ट के ऊपर और जिसका डमरज पड़ रहा है और वो हमारे ताजर बरादरी ने ही देना है, अपने पल्ले से देना है, गवर्नमेंट ने कौन सा देना है। तो मुझे बताइए कि क्यों एलसीज क्यों नहीं खुली जा रही है? देखें जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ये 8000 तकरीबन कंटेनर फंसा हुआ है ना, इनकी एलसीज खुल गई हुई हैं, अच्छा। डॉक्यूमेंट्स आगे में हैं, डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं किए जा रहे। अच्छा, ये तो पुराना लॉट है, अब नए कारोबार के लिए एलसीयां बंद हैं। अब बात ये तो 8000 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में रिलीज हो जाएगा, कंज्यूम भी हो जाएगा। सही। आगे के लिए क्या पॉलिसी, बात फिर पॉलिसी पे आ गई। आगे इंपोर्ट इस वक्त टोटली स्टैग्नेंट है, 0 कर दी गई भी है इंपोर्ट। कितना अरसा हम ये 8000 कंटेनर बेच लेंगे? इसमें बेतहाशा कंटेनर आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का भी है, पेरिशेबल आइटम्स का भी है, प्लस उसके अलावा इंडस्ट्री का भी है, वो तो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। आगे के लिए क्या आपके पास? जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान वाज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, उसको टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट पे लेके गए, इंजीनियरिंग की तरफ। आज इसको कंज्यूमर मार्केट बना दिया गया है। 23 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है, हर बंदे की नजर हमारे पे है। दैट मीन्स कि जी हर बंदा चाहता है जी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान में हर चीज इंपोर्ट हो जाए, बने कुछ ना वहां पर, ताकि हमारी सेल हो जाए। प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है इस वक्त जी, हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं वो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं सारी, टेक्सटाइल मेनली है। तो टेक्सटाइल के लिए तो कॉटन जितनी आपकी अब हो रही है इस वक्त, आपको पता है कॉटन तो आपको बाहर से भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमने दूसरी आइटम्स, दूसरी मंडियां ही तलाश नहीं की कि जिनके ऊपर हम लोकल रॉ मटेरियल के ऊपर इन्हिसार कर सकें। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। मतलब हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, ज़रूरी मुल्क है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ पे बहरान ही नहीं ख़त्म होते। आटे का बहरान, चीनी का बहरान, कभी कोई बहरान आ जाता है। मतलब खुद हम पैदावारी लागत रखते हैं, पैदावारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम बाहर से लेकर आ जाते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, खुद से कुछ करने का रखते ही नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में मतलब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ये सारी सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, या इनको मिल बैठकर कुछ सोचना चाहिए, आवाम के लिए खास करके सोचना चाहिए? देखें जी, जो ये हालात हैं बेसिकली इसकी जड़ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जी। और अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी किलर होता है। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं जब लोगों को खाने के लिए नहीं अभी मिलेगा। भी तो ज़िशान साहब लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं कि कहाँ से खाएं, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं। आप मेरी बात से यूँ अंदाज़ा करें कि अभी हालात बेहतर हैं। अच्छा, अभी वो खुदा ना खासा चीज़ें नहीं जो लोग फोर्स ही करेंगे, खुदा ना खासा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए कि आप रोड पे जा रहे हो तो लोग आपसे छीना झपटी शुरू करते हैं। लेकिन जिस बंदे ने पेट भरना है अपना, खाली पेट तो कोई नहीं सोएगा। और आप और मैं तो गुजारा कर लेंगे, अपनी औलाद के लिए कोई नहीं छोड़ता। हर बंदा सड़कों पे निकल आएगा। ये चीज़ गलत हो रही, इसके लिए हमें मामलात को सीधा करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी हमारी है। सेकेंडली, आपने बात की हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद इस वक्त अपना सोचना बंद कर देना चाहिए। 23 करोड़ आवाम का सोचना चाहिए। ये 2200 लोग हैं, 2200 लोगों का मुल्क नहीं है, 23 करोड़ लोगों का मुल्क है ये। आज भी टेबल पे बैठ जाएं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें और उस चीज़ को फॉलो कर लें और ब्लेम गेम बंद कर दें कि जी आपने किया था तो आपके गंद की वजह से मुझे हो रहा है। 35 साल का गंद था तो मैं 4 साल में कैसे साफ करता? भाई जब 35 साल का गंद था, 4 साल में आपको लगता था मैं साफ नहीं कर सकता था, फिर आपने पॉलिसीज लेके आनी थी ना, अपनी टीम ऐसी बनानी थी।
ये तरीकाकार तो नहीं है ना। अब उसके बाद 4 साल के गन को अब कह रहे हैं 4 महीने में क्लियर हो, तो इसलिए जो ब्लेम गेम है ना ये बंद कर दें। सिर्फ सोचें 23 करोड़ का, 2000 लोगों का ना सोचें। अपने प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा कम कर लें। 100 गाड़ियां हैं 20 पे आ जाएं, 100 लीटर पेट्रोल लेते हैं 10 लीटर पे आ जाएं, आपको 500 वॉट्स आपको फ्री मिलते हैं 100 पे आ जाएं। कुछ तो सोच लें खुदारा। ट्रिपिंग हुई कुछ दिन पहले, आपका तकरीबन 16-17 घंटे बिजली बंद रही, आपके और मेरे लिए बंद हुई, इन लोगों के लिए बंद नहीं होती है। इनके पास तो डीजल भी अवेलेबल है। अभी जिस तरह आपने बात करी थी अपने इंट्रो में कि जी है 83 रुपए मोस्ट प्रॉब्ली पेट्रोल को इंक्रीज करने के लिए करें, अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो आप सोचें कि क्या होगा फिर। इसलिए कि टोटल चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंहसार करती हैं, चाहे आपने कारोबार पे आना जाना है, चाहे आपने पाकिस्तान से बाहर को सामान भेजना एक्सपोर्ट करना है, या जो चीज़ भी है मंडियों में खाने की चीज़ आनी, आटा आना है, चीनी आनी है, सब्जी आनी है, गोश्त आना है, हर चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। लोगों का जो पॉकेट साइज ये था ना 100 रुपए थे आज से 6 महीने पहले, वो 40 रुपए पे रह गए। जो चीज़ आप 100 रुपए के लेके आते थे पहले, उसका 40% आप आज लेके आते हैं। और गोश्त की बात कर लेते हैं तो वैसे ही वो किसी बंदे की इस वक्त एक्सेस में है नहीं, एक्सेस में है ही नहीं। आई तो मैं कल एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, बेसिकली 3 क्लासेस होती थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब हाई अपर क्लास है और हाई लोअर क्लास है। हम जो मिडिल क्लास थे ना, वाइट कॉलर होके एलिमिनेट हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का, रात को अच्छा खा के सोते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर एग्जिस्टेंस खत्म हो गई हमारी। हम सिर्फ यही रह गए कि टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे के बयान कर लेते हैं, बस वो उसी हद तक जिन लोगों ने सुन लिया वो कहते हैं वाह वाह वेरी गुड, नथिंग मोर, उसके आगे कुछ नहीं चलता। तो हम सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे, जहां तक डॉलर पहुंच गया है यहीं रुक जाए और कुछ अरसा रुका रहे, ताकि हम अपनी पॉलिसीज हम डिफाइन कर सकें। कल को जो हमने काम करने हम कॉस्टिंग तो कर सकें। कल मैं कॉस्ट करके बैठा था एक चीज 20 रुपए की, सुबह उठा तो 27 रुपए की हो रही है। तो कंज्यूमर तो मेरे पास है नहीं, उसकी पॉकेट साइज छोटा है, वो कैसे लेगा जी। डिमांड खत्म हो गई है, इंडस्ट्री तकरीबन बंद पड़ी हुई, यहाँ पर होर्डिंग करके बैठे हुए हम लोग मजबूरन। आप किसी भी मार्केट में लाहौर में चले जाएं, आप देख लें कहीं पे आपको कस्टमर नजर नहीं आएगा, फारिग बैठे हुए सारे, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है इस वक्त। कस्टमर के पास जेब में पैसे ही नहीं होगा तो कैसे बेचारा खरीदारी भी करेगा या वो मार्केट में जाएगा। यही सारी सिचुएशन चलती आ रही है। तो क्या आपके पास हल क्या है, मतलब क्या हल हम लोग निकाल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि किस तरह इस मईशत को इसको संभाला दिया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, या डॉलर की खास करके लगाम खींची जा सकती है। देखें जी, डॉलर की लगाम खींचने की बात तो फिर वही होगी, मैं कह रहा हूँ उसको यहाँ पर फिलहाल रोक दीजिए, कुछ साल के लिए रोक दें। अच्छा, कम से कम 1 साल हम रुक सकता है, पॉसिबल है, इसलिए कि जिस स्टेज पे इस वक्त आ चुका है, हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो सी हैं कमोबेश 31 अरब डॉलर की होती हैं। हमारा जब डॉलर 230 पे था, लोगों ने बैंक में भेजने पैसे बंद कर दिए थे, हुंडी हवाले के थ्रू मार्केट में भेजते थे, 165 रुपए मिलते थे, आज 262 तो मिल रहे हैं। हमारा जो 1 करोड़ पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, कम से कम वही नेशन बन के समझ लें कि यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर लें। चले बाहर बैठे हुए टैक्सेस वगैरह तो वो नहीं देते, साफ सी बात है, ना उनका बनता है, जिस मुल्क में वो हैं वहाँ का इन्होंने फॉलो करना है, मगर कम से कम बैंक्स में अगर पैसा भेजेंगे तो एक ये चीज़ आ जाएगी। सेकेंडली, इससे हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। 2 चीज़ें, और इम्पोर्ट के लिए अपनी पॉलिसी डिफाइन कर दें। अभी तकरीबन 23 मार्च को हम लोगों ने शिमला पहाड़ी के ऊपर जाके एहतजाज किया था, उसके बाद स्टेट बैंक गवर्नर का एक नोटिफिकेशन आया कि जितने आपके DA के डॉक्यूमेंट्स हैं डेफर्ड एक्सेप्टेंस वाले, जी हम उसको आपके रिलीज कर देते हैं सिर्फ उनके लिए। अगर 8000 कंटेनर, उसमें कितना डेफर्ड वाला हो जाएगा, 1000 2000, बाकी 5-6 हज़ार कंटेनर का क्या बनेगा। चले वो भी हो गया, उसके ऊपर भी बैंकों ने बेतहाशा में तंग किया। हमारे साथ इस वक्त अलमिया ये है कि मोस्टली पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है वो चाइना से होती है। हाँ जी। चाइना आज खुला है, आज सैटरडे है, चाइना खुला, न्यू ईयर के लिए बंद था पिछले 20 दिन से। अब हो ये रहा है जी कि शिपिंग लाइंस कहती हैं जी कि 2-2, 3-3 महीने हो गए कंटेनर आपके यहाँ पे रुके हुए हैं, हमें कंटेनर मिल नहीं रहा, हमने आपको कंटेनर आगे नहीं देना। अच्छा। सप्लायर्स जिनके साथ हम सालों साल से काम कर रहे थे, वो आज हमें कह रहे हैं जी कि आपकी पेमेंट का प्रॉब्लम है, आप हमें 100% पेमेंट करोगे तो हम आपको माल भेजेंगे, वरना नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान लॉ के मुताबिक हम ये काम कर नहीं सकते। हमारे लिए तो बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। और जो अभी हमारा जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक 18 जनवरी तक जितनी बिल ऑफ लीडिंग्स इशू हो गई हैं वो टिल 31 मार्च रिलीज हो जाएंगी। अच्छा, ओनली DA, ना LC साइट की, ना एक्सेप्टेंस की, कोई चीज आपकी रिलीज नहीं होगी। मगर इसके बाद चलें ये भी हम बैठ जाएंगे टेबल पे डिस्कस कर लेंगे, ये भी हो जाएगा मैनेज। अगला स्टेप क्या है, चीज करने वाली ये है जी, अब जिस तरह डॉलर की जो सिचुएशन मैं आपको बताया था कि इनफ्लो शुरू होगा, उम्मीद एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी, हालात कुछ बेहतरी की तरफ आज जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे लिए हो।
और हम लोगों को एज ए नेशन बन के सोचना पड़ेगा, मैं नहीं हूँ, हम हैं। एग्जैक्टली हम नहीं है। आप अलग अलग काम नहीं कर सकते। अगर हम मिलकर अगर हम काम करेंगे और गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तभी हम ये तमाम तर चीज़ों पर जनाब अच्छे खासा काबू पा सकते हैं और डॉलर को रोक सकते हैं। हमारे साथ ज़िशान खलील साहब मौजूद थे। ज़िशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन किस तरह होती है और किस तरह इसको हम लोग काबू कर सकते हैं, इस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी